Excessive self-pleasure leads to hair fall? No, it is a myth. There is no scientific correlation between masturbation and hair fall. Hair fall जेनेटिक्स, हार्मोन, लाइफस्टाइल, डाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है. सो आप सेक्सुअल प्लेजर कुछ भी ले रहे हैं या कुछ भी इंडल्ज कर रहे हैं एक्टिविटीज में, दैट इज नॉट द कॉज ऑफ हेयर फॉल. बट अगर आपकी बॉडी में सर्कुलेटिंग एंड्रोजन्स ज्यादा है, आपके हेयर रूट्स में ऐसे पेप्टाइड्स है, ऐसे रिसेप्टर्स है जिसपे ये हार्मोन अटैक करके आपके रूट्स को डैमेज करेगा, तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल होगा. So hair fall is not related to this, but good diet, lifestyle, everything maintain करने से आपका hair fall and hair thinning आप slow down कर सकते हैं. Okay. मेकअप से स्किन डैमेज हो जाती है परमानेंटली? देख, अभी एक तो राइट मेकअप प्रोडक्ट यूज करना इंपॉर्टेंट है अगर आपके लिए मेकअप जरूरी है. मेकअप एक प्रोडक्ट है जो एक स्लो पॉइजन है, आपके स्किन के कांटेक्ट में काफी समय तक रहता है. ये धीरे धीरे आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. सो आप मेकअप लगा रहे हो 10 आवर्स 12 आवर्स इन अ डे, वो प्रोडक्ट थोड़ा हाई ऑन केमिकल है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन लॉन्ग रन में खराब होने वाली है. बट अगर आप लाइट या कोई अच्छा ब्रांड का मेकअप यूज कर रहे हो जो स्टडीड है कि वो स्किन को डैमेज नहीं करेगा और आपने लगा लिया, तो इट इज ओके. बट सेम टाइम पे स्किन केयर, नीचे भी स्किन केयर, मेकअप लगाने के पहले जो आप नीचे स्किन केयर लगा रहे हैं और मेकअप निकालने के बाद जो आपको स्किन केयर रात को करना है, दैट इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. तो चूजिंग द राइट मेकअप एंड राइट स्किन केयर विल प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम गेटिंग डैमेज. ओके. लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट से बाल परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं एंड इज इट सेफ? देख, एक तो लेजर हेयर रिमूवल एंड लेजर हेयर रिडक्शन दो अलग कंसेप्ट है. हेयर अपने स्किन के सेल्स को वायबल, जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है. दे हैव देयर ओन फंक्शन. लेजर से बाल इनविजिबल हो गए, रिड्यूस हो गए, 96-98% खत्म हो गए, बट 100% बाल बॉडी से चला गया, दैट इज इम्पॉसिबल. तो व्हाट वी डू इज लेजर हेयर रिडक्शन एंड नॉट लेजर हेयर रिमूवल, जो एक गलत टर्म मार्केट में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया है. सेकेंड, लेजर हेयर रिडक्शन इज अ boon इन डिस्गाइज. इज इज सुपर्ब. आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है, आपकी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन निकलता है, इन ग्रोथ कम होता है, बट राइट मशीन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो लेजर हेयर मतलब आज से 15 साल पहले से इट्स देयर इन द मार्केट. जब से मैंने अपना स्किन प्रैक्टिस किया है, उस समय आईपीएल करके लेजर्स यूज किए जाते थे, विच यूज टू जस्ट थोड़ा बर्न योर हेयर, बट साथ में स्किन बहुत सेंसिटिव होके बर्न हो सकती थी. इट वॉज नॉट करेक्ट फॉर द इंडियन स्किन टाइप. एशियन हेयर के लिए वो करेक्ट नहीं था. देन डायोड लेजर्स आए, एनडीएग लेजर्स आए, कुछ पेनफुल, कुछ पेनलेस, कुछ आई स्कूल टेक्नोलॉजी. दे यूज्ड टू रिड्यूस योर हेयर ग्रोथ, लेकिन बाल पतले पतले लंबे होके रह जाते थे और बहुत सारा पैराडॉक्सिकल एंड फॉल्स ग्रोथ आता था. तो काफी लोग परेशान होते थे कि डॉक्टर मेरे बाल एक जगह से कम हो गए, आजू बाजू में बाल बढ़ गए एंड इट्स मेकिंग मी लुक मोर बैड. हम जो लेजर यूज करते हैं अभी, आई हैव इज अल्मा सोप्रानो आइस प्लैटिनम लेजर, वन ऑफ द वेरी गुड ट्रिपल वेवलेंथ प्रॉपर यूएस एफडी अप्रूव्ड लेजर मशीन है. तो अपने इंडियन स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है. अपने बालों का ग्रोथ कितना है, बाल की क्वालिटी कैसी है, वैसे लेजर उसके ऊपर वर्क करता है. बिल्कुल साइड इफेक्ट्स या बर्न या पेन, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. और आपके बाल रीजनेबली वेल रिड्यूस हो जाते हैं और आपकी स्किन एंड हेयर क्वालिटी दोनों काफी बेटर हो जाती है. सो लेजर हेयर रिडक्शन इज गुड, बट राइट जगह पे राइट डॉक्टर के पास करवाना, राइट तरीके से करवाना इंपॉर्टेंट है. टोटली. लेजर मशीन अनफॉर्चुनेटली ब्यूटी पार्लर्स, सलोन्स, होम ट्रीटमेंट्स, अर्बन क्लैप बहुत जगह पे होती है. एंड कभी कभी राइट वे से नहीं करके पेशेंट्स बहुत साइड इफेक्ट लेके आते हैं. सो टू ऑल माय व्यूअर्स, लेजर हेयर रिमूवल, लेजर हेयर रिडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो आपके लिए एक नेसेसिटी है. बट राइट तरीके से राइट जगह पे करवाइए, ताकि कभी आपको साइड इफेक्ट्स नहीं आए, आप कभी रिपेंट नहीं करिए. You'll be very happy with the outcome. ओके. क्या पीसीओडी एंड हार्मोनल प्रॉब्लम में ये हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट काम आता है? देख, पीसीओडी एक तो है जो आपके ओवरी में सिस्ट है, आपके बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स है. एंड सेकंड, आर्टिफिशियल पीसीओडी जो लाइफस्टाइल की वजह से सब आता है, जिसमें बॉडी में एंड्रोजन जस्ट
इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल और स्लीप एंड ईटिंग हैबिट्स की वजह से बढ़ जाता है या बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। सो पीसीओडी अगर आपका एंड्रोजन एक्सेस है या आपकी बॉडी में सिस्ट है या हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी है, लेजर हेयर रिडक्शन वर्क करता है। खाली नंबर ऑफ सिटिंग्स रिक्वायर्ड ज्यादा है। आपके जो बालों के रूट्स है, हम जब लेजर हेयर रिमूवल, लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट्स करते हैं, वो लेजर आपके जो हेयर ग्रो हो रहा है उसको पतला करता है, रूट्स को बंद करता है प्रोलिफरेशन से। तो रूट्स का प्रोलिफरेशन रिटार्ड करता है, तो रूट्स पतले पतले होके छोटे होके गायब होने लग जाते हैं। Okay. अभी सेम वे पीसीओडी से ज्यादा एंड्रोजन, एक्सेस एंड्रोजन की वजह से हेयर थिनिंग, हेयर फॉल भी होता है। सो ऐसा नहीं है कि आप बॉल्ड है, आपको हेयर थिनिंग है और पीसीओडी है तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। एक सर्टेन एज के बाद भी हम लोग हेयर लॉस ट्रीटमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपकी हेयर क्वालिटी अच्छी है, आपके हेयर रूट्स अच्छे हैं, तो आपको हेयर लॉस एंड हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग का ट्रीटमेंट वेरी मच पॉसिबल है। ओके। प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर फॉल कॉमन है? इम्पॉसिबल, प्रेगनेंसी के साथ में हेयर फॉल नहीं होता है। प्रेगनेंसी के टाइम 9 मंथ्स यूजुअली हमारे हेयर बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रीजंस। एंड डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद 4 to 6 मंथ्स के बाद हेयर फॉल बहुत बढ़ता है। अगर प्रेगनेंसी के लिए आपने बहुत सारे हॉर्मोन्स लिए या आपके कुछ और आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स चालू है, तो थोड़ा हेयर फॉल प्री प्रेगनेंसी या जस्ट इनिशियल प्रेगनेंसी फेज में हो सकता है। अभी जब हम प्रेग्नेंट है, बॉडी में सब कुछ ग्रो हो रहा है, तो हमारी बॉडी में जो अच्छे वाले हॉर्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स का लेवल काफी ज्यादा रहता है। ये हॉर्मोन्स की वजह से हमारा बालों का लाइफ साइकिल अच्छा रहता है और बाल केटाजन या टिलोजन फेज में नहीं जाते हैं, जो यूजुअली नॉर्मल रूटीन में जाते हैं। उसकी वजह से हेयर फॉल होता ही नहीं है एंड बाल भी ग्रो हो रहे हैं बॉडी और हॉर्मोन्स के साथ में। बट जैसे ही डिलीवरी हो गई, बेबी आउट, बॉडी वापस से प्री प्रेगनेंसी के चेंजेस में जाने लगता है। तो जब बेबी 4 to 6 मंथ्स का होता है, तब आपकी बॉडी में सारे हॉर्मोन्स फिर से रिवर्स हो जाते हैं। तो अभी जो 6-9 मंथ्स में आपकी बॉडी में जो हेयर फॉल धीरे धीरे होना था, जो इन बिटवीन हमारा हेयर फॉल हेयर साइकिल चालू है, वो अचानक 4 to 6 मंथ्स के बाद एक साथ में दिखने लगता है एंड वी गेट लॉट ऑफ हेयर फॉल। तो उसको पोस्टपार्टम टिलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है। सो इट इज वेरी कॉमन हेयर लॉस होना आफ्टर प्रेगनेंसी। यूजुअली 2-3 मंथ्स में अपने आप स्टॉप हो जाता है, हमारा हेयर साइकिल ठीक होके फिर से बाल ग्रो हो जाते हैं। बट अगर आपके में प्री एग्जिस्टिंग कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है या पोस्ट प्रेगनेंसी आपकी लाइफस्टाइल, डाइट, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं है, तो प्रेगनेंसी के बाद थोड़े हेयर थिन हो गए, हेयर क्वालिटी खराब हो गई, एंड देन यू रिक्वायर डॉक्टर्स एडवाइस एंड ट्रीटमेंट टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। ओके। इसका कोई सॉल्यूशन है? एंड क्या बेबी फीडिंग की वजह से भी ज्यादा हेयर लॉस होता है? नहीं जीनल, मैं आपको वही समझा रही थी कि जब आपका प्रेगनेंसी खत्म हो गया, लैक्टेशन चालू है, आप प्री प्रेगनेंसी कंडीशन पे फिर से जा रहे हैं, तो उसको इन्वॉल्यूशन बोलते हैं और यूजुअली वो 4 to 6 मंथ्स में होता है। इसके लिए वी फील कि हमने लैक्टेशन किया, सब न्यूट्रिशन बेबी में गया और हमारा हेयर फॉल होने लग गया, बट वो मिथ है। बेसिकली आपके हॉर्मोन्स फिर से चेंज होके प्री प्रेगनेंसी कंडीशन में जा रहे हैं और इसीलिए आपको हेयर फॉल हो रहा है, जो क्यूमुलेटिव होना चाहिए था प्रेगनेंसी के समय। अभी सेकंड, ट्रीटमेंट वाइज आपको जब हेयर फॉल हो रहा है पोस्ट प्रेगनेंसी, यू नीड टू टेक आयरन, मल्टीविटामिन, जिंक, विटामिन D3। तो यूजुअली हम पेशेंट्स का एक बार ब्लड टेस्ट करके उनका फेरिटिन, उनका ट्रांसफेरिन लेवल चेक कर लेते हैं एंड दे आर यूजुअली डेफिशिएंट इन ऑल दीज विटामिन, बिकॉज प्रेगनेंसी के समय आपके बहुत सारे बॉडी में चेंजेस, आपके विटामिन काफी डिप्लीट हो जाते हैं एंड गिविंग दीज न्यूट्रिएंट्स आपका फिर से हेयर फॉल कंट्रोल कर लेता है। प्लस प्रोटीन पेप्टाइड सीरम्स एंड सोल्यूशंस आते हैं लगाने के लिए, ओके। जो आपका हेयर थिनिंग, हेयर फॉल कंट्रोल करे और बालों का क्वालिटी इंप्रूव कर दे। जो लोग सोचते हैं कि मिनॉक्सिडिल यूज करके मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। मिनॉक्सिडिल हेयर थिनिंग के लिए जरूरत है। सो हेयर फॉल अगर फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से हो रहा है, आपका डाइट, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी, तब नॉर्मल मल्टीविटामिन, बायोटिन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन D3, आयरन सब वर्क करेगा एंड पेप्टाइड प्रोटीन सीरम्स वर्क करेंगे। लेकिन आपको एंड्रोजन एक्सेस की वजह से, मतलब जो मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, तो उन पेशेंट्स को मिनॉक्सिडिल की जरूरत रहती है। मिनॉक्सिडिल इनिशियली आपका हेयर साइकिल चेंज करेगा, तो टिलोजन केटाजन बालों का फॉल बढ़ाएगा
एंड बाद में आपके बालों में एंजियोजेनेसिस, ब्लड सप्लाई बढ़ा के बालों का ग्रोथ करेगा और बेबी हेयर ग्रो करने में हेल्प करेगा. सो अगेन डॉक्टर्स एडवाइस इज रिक्वायर्ड कि मिनॉक्सिडिल कौन से पेशेंट्स के लिए जरूरत है, किन के लिए जरूरत नहीं है, एंड राइट टाइम टू स्टार्ट मिनॉक्सिडिल लोशन टू अप्लाई. सो लेट योर ट्राइकोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट साइंटिफिकली रिक्वायर्ड है जो आपको गुड रिजल्ट्स दे. राइट. जैसे ही टीनेजर्स की प्यूबर्टी हिट होती है वैसे ही उन्हें पिंपल्स आना क्यों स्टार्ट हो जाता है? बेसिकली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, यंग बच्चे की डॉक्टर पिंपल्स आने लग गए हैं, आई टेल देम कांग्रेचुलेशंस, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं. अभी वाई ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? हार्मोनल चेंज हो रहा है तो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं. तो एंड्रोजन लेवल यूजुअली बॉडी में बढ़ता है उस समय. एंड्रोजन की वजह से सेबेशियस ग्लैंड्स में से सीबम सिक्रीशन बढ़ता है. फिर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं बिकॉज उस समय आप पढ़ाई में बिजी है, आपका डाइट लाइफस्टाइल, आपको भूख ज्यादा लगती है, आप ऑयली स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, आप शुगरी फूड ज्यादा खाते हैं. इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आया, एक्ने के अंदर इन्फेक्शन होने लग गया, पस होने लग गए, पिंपल्स आने लग गए. फिर जब वो पिंपल्स आप प्रिक करते हैं बिकॉज आपको थोड़ा सा वो कॉन्शियस करता है, तो बेकार में फिर स्किन के ऊपर मार्क्स एंड स्कार्स भी बन जाते हैं. तो ये सब प्यूबर्टल चेंजेस है. तो एक्ने भी उस समय आता है. द बेस्ट तरीका टू कंट्रोल दीज हार्मोनल अडोलेसेंट एक्ने इज डाइट, लाइफस्टाइल एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स. तो आप ऑयल कंट्रोल फेस वॉशेस यूज करिए, ऑयल कंट्रोलिंग जेल्स यूज करिए. कभी कभी क्लिंडामाइसिन, निकोटिनामाइड के ऐसे स्किन केयर लोशंस आते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, रेटिनॉइड, जो एकदम माइल्ड लो ग्रेड रहते हैं, जो आपके स्किन के ऑयल को कंट्रोल करे, स्किन को एक्सफोलिएट करे, ताकि पिंपल्स जो आ रहे हैं वो कंट्रोल होते जा रहे हैं, स्किन के ऊपर से मार्क्स एंड स्कार्स कम होते जा रहे हैं. एंड प्लस ये टाइम है जब आपको ज्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, शुगरी फूड, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स का कंजम्पशन कम करना है, स्टॉप नहीं करना है, कम करिए. एंड साथ में अपने डाइट में फूड, वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड्स और हेल्दी फूड इनकलकेट करिए. तो अपने आप आपकी स्किन काफी फ्रेश रहेगी, अच्छी तरह से ब्रीथ करेगी और आपकी पिंपल फ्री स्किन हो जाएगी. ओके. If a teenage boy is getting pimples because of body heat, can self pleasure help him to heal it? अगेन इट इज अ मिथ. एक्ने आना इज, हीट होना इज डाइट, लाइफस्टाइल, androgen, hormonal changes, genetic, आपका skin care. It is not related to any activities or any pleasure which will help him to control his acne. ओके. स्किन ट्रीटमेंट से सिर्फ पैसे वेस्ट होता है, इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दिखता? देख जीनल, स्किन ट्रीटमेंट्स, अगर आपको स्किन बॉदर कर रही है, आपको डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, आप टैन दिख रहे हो, स्किन में फाइन लाइन, रिंकल्स, एजिंग चेंजेस दिख रहा है, तो आपकी स्किन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस, मोरल कम हो जाता है. सो स्किन केयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर रूटीन आपका मोरल एंड कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है. आजकल के जमाने में जब सोशल मीडिया इतना है, लुक मैटर्स. राइट. सो यू नीड टू लुक प्रेजेंटेबल. आई एम नॉट सेइंग आप सबको एक जैसा ऐश्वर्या राय की तरह दिखना है कि सुष्मिता सेन दिखना है, बट यू नीड टू लुक अट्रैक्टिव, यू नीड टू लुक योर एज, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट. सो स्किन केयर ट्रीटमेंट्स जो को बॉदर कर रहा है वो आपको अपने लिए करवाना चाहिए. अभी सिंस वी आर एजिंग, हम कभी भी बैकवर्ड एज नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है. इसीलिए जो स्किन केयर ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, दे गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, बट आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. तो पेशेंट्स बहुत बार ये सोचते हैं कि मैंने एक बार स्किन ट्रीटमेंट या हेयर ट्रीटमेंट करवा लिया और ये प्रॉब्लम मुझे वापस से कभी नहीं आएगी. दैट इज रॉन्ग. सो आपको स्किन ट्रीटमेंट्स अपने लिए, जो अपने लिए जरूरी है, जिससे आपका लाइफस्टाइल, आपका अपीयरेंस इंप्रूव हो, जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आपके मेंटल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो करवाना चाहिए. एंड यू हैव टू मेंटेन इट. तो आप मेंटेन बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट से नहीं करो, बेसिक स्किन केयर के साथ भी कर लो तो चले, बट स्किन ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज किसी ने पिंपल्स और एक्ने के लिए आपके पास से ट्रीटमेंट लिया बिकॉज जी. उसको बहुत ज्यादा है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव नहीं होगा? देख, पिंपल्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी रीजंस है. एक अडोलेसेंट एज ग्रुप पे एक्ने आते हैं, फिर एक्ने बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक रॉन्ग प्रोडक्ट्स या मेकअप, कॉस्मेटिक एक्ने बोला जाता है. ओके. फिर डाइट, लाइफस्टाइल की वजह से, जिसको मैं आर्टिफिशियल पीसीओडी बोलती हूँ, कि जिस बॉडी का Okay. मेटाबॉलिज्म डैमेज हो रहा है और पिंपल्स आ रहे हैं.
एंड फिर स्ट्रेस की वजह से या कुछ गलत स्किन के ऊपर प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से भी एक्ने आते हैं। तो लोग जो फेयरनेस क्रीम्स यूज करते हैं, जो बहुत स्क्रब्स, बहुत फेशियल्स करवाते हैं, स्किन का बैरियर खराब हो गया, एक्ने आ जाते हैं। ओके। सो जब हम एक्ने का ट्रीटमेंट करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ एक्ने इन दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो कॉज को हम उनको समझाते हैं, वो कॉज को इरेडिकेट करवाते हैं जिससे उनकी स्किन बेटर हो। बट वेन वी स्टे इन अ सिटी लाइक बॉम्बे, जहाँ बहुत हॉट है, ह्यूमिड है, वेदर कंडीशंस ऐसे है, तो बिकॉज ऑफ अनहाइजेनिक रीजन या वापस से स्ट्रेस की वजह से पिंपल्स आ ही सकते हैं। बट एकदम फ्लेयर अप नहीं हो जाए, एकदम स्किन डैमेज नहीं हो, वो हमारे ट्रीटमेंट से पॉसिबल है। तो एक आध पिंपल जस्ट ड्यूरिंग योर पीरियड्स या जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग द राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक ज्यादा लगाने की वजह से या नॉट स्लीपिंग वेल या कुछ अनहेल्दी खाने की वजह से आना एंड एक नॉर्मल एंटी एक्ने जेल से कंट्रोल हो जाना, वो पॉसिबल हो जाता है लॉन्ग टर्म एंटी ट्रीटमेंट से। ओके। क्या नेक पे ब्लैक लाइनिंग को हटाने के लिए नींबू, मलाई एंड हल्दी मिक्स करके लगाने से वो क्लीन हो जाता है? नहीं, देख, जो नेक पे ब्लैक लाइनिंग आती है, इट इज कॉल्ड एज एक्यांथोसिस नाइग्रिकांस। ओके। सो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इट इज एन इंडिकेटर कि आपके बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं और आपका बॉडी का डेड स्किन सेल इकट्ठा हो रहा है, स्किन एक्सफोलिएट नहीं हो रही है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं। यू नीड टू लूज वेट, कंट्रोल योर शुगर इनटेक। अभी जब पेशेंट्स यूज करते हैं जैसे हल्दी, मलाई, चंदन या कोई भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स, वो सोचते हैं कि ये पिगमेंटेशन एक कपड़े के ऊपर दाग लगा है, मैं बस दाग वॉश कर लूं और ये दाग निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। ये पिगमेंटेशन का बहुत साइंटिफिक रीजन रहता है। तो आप जब ऐसे एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, कभी कभी लेकिन इरिटेट योर सेंसिटिव स्किन, तो स्किन और डैमेज हो सकती है, पिगमेंटेशन बढ़ सकता है एंड स्किन खराब हो जाए। So always consult your dermatologist for the same. ओके। स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स क्या घर के नुस्खों से ठीक हो जाते हैं? डॉक्टर के पास जाके सिर्फ पैसे वेस्ट होते हैं? ऐसा नहीं है। देख, कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स मतलब जस्ट आपके स्किन को रिलैक्स करना है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं, या ऑयल कंट्रोल करना है तो आप थोड़ा एंटीबैक्टीरियल कुछ एजेंट लगा रहे हैं तो चल जाए। लेकिन बहुत सारे स्किन इश्यूज एंड हेयर इश्यूज ऐसे हैं कि जो घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं हो, टेम्पररी सबसाइड हो जाए, लेकिन वापस से प्रॉब्लम फ्लेयर अप होके वॉल्केनिक इरप्शन की तरफ बाहर निकल जाए एंड आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म डैमेज करे। सो यू शुड बी कंफर्टेबल विथ योर स्किन एंड हेयर। आपको लग रहा है यार, मुल्तानी मिट्टी लगा के या बालों के अंदर कोकोनट ऑयल का मसाज करके मेरे बालों का लेंथ अच्छा हो रहा है या कलर इंप्रूव हो रहा है, यू कैन कंटिन्यू। पर जब आपको लगे कि मैं प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो इट्स बेस्ट टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम योर स्किन डॉक्टर। ओके मैम, रेटिनॉइड्स एंटी एजिंग के लिए कितना इफेक्टिव है? देख, रेटिनॉइड्स मतलब केरेटोलाइटिक एजेंट्स आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है और स्किन में वापस से कोलाजन और फाइब्रोब्लास्ट और इलास्टिन फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है। सो दे आर गुड एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स के ऊपर वर्क करें। रेटिनॉइड्स बहुत टाइप के आते हैं, रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनाल्डिहाइड, रेटिनोइक एसिड। कुछ स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल्स है, कुछ माइल्ड रेटिनॉल्स है। माइल्ड आप रोज लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग आप रोज लगाएंगे तो स्किन और ड्राई और सेंसिटिव हो सकती है। तो कुछ प्रोडक्ट्स है जो जस्ट बहुत ही सस्ते हैं, जो फार्मेसी में मिलते हैं, जो सालों से रेटिनॉइड्स यूज किए जाते हैं, बट उनका ओवरडो आपकी स्किन को सेंसिटिव कर सकता है। सो लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपके लिए राइट रेटिनॉइड कौन सा है जो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सके। ओके। आपके क्लिनिक में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? Everything, right from chemical peel to micro needling to energy based device treatments, मतलब HIFU, RF skin tightening, to laser hair reduction, to laser skin tightening, laser scar removal, pigmentation removal, to PRP therapy, to growth factor concentrate, खुद के सेल्स से, खुद के ब्लड से, खुद के प्लाज्मा से प्रोटीन्स निकाल के स्किन को रीजनरेट करना। एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर द अर्थ। थैंक यू मैम हमारे मिथ बस्ट करने के लिए, बट क्या आप हमें एक नॉर्मल रूटीन बता सकते हो मेल एंड फीमेल के लिए? श्योर। एक कंसेप्ट बहुत क्लियर है, आप डे में अपने स्किन के ऊपर जो भी लगा रहे हैं वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फ्रॉम हार्श लाइट्स या जो भी आपके स्किन के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं थ्रू आउट द डे, जिससे आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे और फर्दर डैमेज नहीं हो। और रात को आप जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हो जो आपकी स्किन को रिप्लेनिश करे, रिहाइड्रेट करे, रिजुविनेट करे, रिस्टोर करे, तो स्किन को फिर से रिपेयर करे जब आप सो रहे हो तभी। तो आप जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, AM एंड PM, अकॉर्डिंगली डिसाइड करके सिलेक्ट करके यूज करना है।
अभी कॉमन फेस वॉशेस, सेंसिटिव स्किन है तो एकदम माइल्ड सा फेस वॉश यूज करिए या हाइड्रेटिंग फेस वॉशेस यूज करिए। स्किन ड्राई है तो अगेन हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग फेस वॉशेस यूज करिए जिनमें एलोवेरा है जो स्किन को थोड़ा सा रिहाइड्रेट कर दे। स्किन ऑयली है, हल्का सा एक्सफोलिएटिव फेस वॉशेस जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड है, ऐसे फेस वॉशेस यूज करिए। फिर स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, लाइट वेट, नॉन ग्रीजी, नॉन ऑयली, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जिनकी ऑयली टू नॉर्मल स्किन है। जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स यूज करिए। जिनकी सेंसिटिव स्किन है, बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स यूज करिए। ऊपर अगेन सनस्क्रीन, सेम लॉजिक से टिंटेड सनस्क्रीन, लाइट वेट सनस्क्रीन, एक्ने प्रोन स्किन के हिसाब से सनस्क्रीन यूज करिए। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, बहुत स्वेटी है, आपकी स्किन ड्राई है तो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन यूज करिए। आपका यूवी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है या इंफ्रारेड डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो ऐसे सनस्क्रीन जो क्रिटिकल वेवलेंथ वाले सनस्क्रीन है जो इंफ्रारेड लाइट से आपकी स्किन को बचाए, वो वाले यूज करने इज मोर ऑप्टिमम। ओके। देन दिन में अगर आप चाहो तो बिफोर सनस्क्रीन ओवर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, विटामिन सी सीरम्स या नियासिनामाइड आप यूज कर सकते हैं। बट एवरी विटामिन सी कभी कभी आपको वर्क नहीं करता है। जो विटामिन सी जिनका एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कभी कभी स्किन आपकी इरिटेट हो जाती है। तो लेट योर स्किन टाइप के हिसाब से आप वैसा स्किन के प्रोडक्ट यूज करो तो बेटर है। बट वो एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड नाइट में वंस अ वीक आप रेटिनॉइड यूज कर सकते हो विद द मॉइस्चराइजर अगर आपकी एजिंग स्किन है, आपको फाइन लाइंस रिंकल्स कंसर्न कर रहे हैं। या आप नियासिनामाइड या मैंडलिक एसिड के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन में थोड़ा पिगमेंटेशन है, एक्ने प्रोन स्किन है, ओपन पोर्स है। कुछ नहीं समझ में आए, ओनली मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स यूज करिए। वो आपकी स्किन को एटलीस्ट हेल्दी रखेगा, स्किन के ऊपर एक बैरियर बना के रखेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपके सेल्स को डैमेज नहीं होने देगा। सो रात को ऐसी चीजें लगाइए जो आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करे फ्रॉम विद इन। अगर कुछ ना समझे तो एक बार मैम से कंसल्ट कर लीजिए। श्योर, यू आर मोस्ट वेलकम। मैम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। आज आपने इतने सारे मिथ बस्ट किए जो हम घर में बिना मतलब के यूज करते हैं। थैंक यू माई सो मच। माई प्लेजर कमिंग ओवर हियर, थैंक्स अ लॉट।